नमस्कार, श्री राधे। नीले जी। नमस्कार, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बस मेहरबानी है भगवान की। चलिए। नीले जी, आज हम लोग नक्षत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात हाँ, करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। सबसे पहली चीज तो लोग ज्यादातर राशि और ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। नवमांश के दशमांश त्रयोदशांश नक्षत्रों की चर्चा कम होती है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि बहुत पहले, लगभग महाभारत काल से लोग नक्षत्रों पे ही ज्यादातर प्रेडिक्शन किया करते थे। राशियां वास्तव में काल्पनिक होती है, नक्षत्र वास्तविक होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक राशि के आदमी में कई अलग लक्षण पाए जाते हैं। कारण फंसता है क्या? क्योंकि एक राशि सवा दो नक्षत्र से बनती है। अब जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये वृश्चिक का हिस्सा है। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अलावा जो दूसरे नक्षत्र में वृश्चिक राशि में होंगे उसका अंतर आएगा। यहां तक कि ज्येष्ठा नक्षत्र स्वयं चार भागों में बटी हुई है और इन चार भागों का जो अध्ययन कर लेगा वो समझिए नवमांश की गहराई में उतर जाएगा। जो इसके चार पार्ट है वो नवमांश के ही हिस्से हैं। तो आज हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र को पूरा पढ़ेंगे और साथ में उदाहरण के साथ भी विषय को समझेंगे। देखिए, विषय सबसे पहले ज्येष्ठा। भाई, ज्येष्ठ शब्द का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो। अब ये आता है बीच में, लगभग ये 18वें नंबर का। तो बड़ा कैसे हुआ? वास्तव में प्रारंभ में जब नक्षत्रों की खोज हुई, शुरुआत हुई, ये उस समय का सबसे बड़ा नक्षत्र था। उसके बाद और नक्षत्रों की जब खोज हुई तो उनमें परिवर्तन आया, लेकिन इनका नाम ज्येष्ठा पड़ने के नाते ये ज्येष्ठा भी रहे। ये हुआ एक तार्किक पक्ष। अब हम बात करते हैं इसका फल कथन पे क्या अर्थ आता है। हमने ज्यादातर देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं, या तो वो घर में बड़े होंगे। अगर वो नहीं बड़े होंगे तो घर में बड़े जैसा बिहेव करते हैं। बिहेव का, कभी कभी आप देखेंगे घर का जो छोटा होता है वो भी मालिक की तरह कार्य करता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को मैंने ज्यादातर देखा कि वो घर में बड़े होते हैं या बड़ों जैसा काम करते हैं या बड़ों जैसी जिम्मेदारियां उनको प्राप्त होती हैं। ये केवल घर तक ही नहीं, ये बात उनके ऑफिस तक जाती है। उनके फ्रेंड सर्किल में भी लोग उनसे बड़े की तरह सलाह लेते हैं। केवल बड़े ही नहीं, छोटे भी उनसे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। तो बड़ा भी उनसे सलाह लेगा, छोटा भी उनसे सलाह लेगा। देखिए, जो भी नक्षत्र है उसके स्वामी, उसका नाम, उसका स्वरूप, ये सारी चीजें उसके मापदंड में सहायक और सहयोगी होती है। तो ये इनके नाम का मामला था। अब अगर हम बात करें दूसरे चरण की, इनके स्वरूप की, कि इनका स्वरूप देखने में कैसा है। एक बार देखने का चित्र लगाइए। देखिए, ज्येष्ठा का ये प्रतीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र को कुंडल के तौर पर देखा जाता है और ये कुंडल किसी और का नहीं है, ये माता रानी का कुंडल है। अब यहाँ कुंडल का क्या मतलब है और माता रानी के कुंडल का क्या मतलब है? इसका कुंडल का उपयोग क्या है? कुंडल कान में पहना जाता है और माता रानी के कान में, और ये सुंदरता और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में कीमती रत्न माना जाता है। तो जाहिर सी बात है ये लोग अपने फैमिली में या अपने ऑफिस में एक अच्छे पद या एक अच्छी जगह पाए जाते हैं। और कुंडल, आपने देखा होगा शरीर के नीचे के, मतलब शरीर के ऊपर के हिस्से के जितने भी रत्न होते हैं, मतलब ज्वेलरी पहनी जाती है, वो गोल्ड या रत्न हीरे जवाहरात होते हैं। नीचे के चांदी के, जैसे पायल, पैरों में बिछिया या कमर में, ये चांदी पहना है, ये सोना होता है। सोने का मतलब एक मापदंड है गुणवत्ता के तल पे।
तो ज्यादातर मैंने देखा ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सोना होते। सोना का मतलब क्या है? उनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा पाई जाती है, स्किल लेवल पे वो अच्छे होते हैं। आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कान में पहना जाता है, कान आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। आपकी इंद्रियों में कान आकाश तत्व है, तो इनकी सोच जो होती है वो भी बड़ी होती है। और माता का कुंडल, माता को, देवी को भारतीय संस्कृति में शक्ति का रूप माना जाता है। तो ज्यादातर मैंने ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को देखा है कि अगर वो उपस्थित है और किसी की समस्या चल रही है, उसको यही चीज मिल जाती तो उसका काम शुरू हो जाता, या उसको इस समस्या का समाधान मिल जाता तो उसका काम शुरू हो जाता। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों में मैंने देखा है वो आगे बढ़ के उस चीज को पूरा करके उस आदमी का काम चलाने लगते हैं। ये 100% देखा मैंने। आपके भी अनुभव में आएगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र वाले सामने आकर, क्यों? क्योंकि भाई कुंडल है ना, वो किसका कुंडल है? माता का कुंडल। माता से क्या मतलब है? शक्ति का कुंडल। शंकर जी या विष्णु जी या पार्वती, जितने लोग मतलब जितने हैं सब माताओं पे टिके हुए हैं। विष्णु जी के पास माता जी, मतलब हमारी जितनी शक्तियां हैं सब माताओं से जुड़ी। और माता का कुंडल, और वो भी कान का कुंडल, मतलब देखने वाली चीज, सोना और कान में। तो ये लोग आपको आर्थिक, वैचारिक, शो ऑफ होना, मतलब आपकी बेइज्जती ना होने पर, उन सभी जगहों पे ये लोग अच्छा काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले इनके नाम पे बात की, फिर इनके स्वरूप पे बात की। अब हम बात करते हैं इनके देवता की। इनके देवता कौन है? एक बार आप देवता को दिखा दीजिए। देवता इनके इंद्र है। कौन है देवता? देखिए, ज्यादातर लोग देवता और स्वामी के बीच में मतभेद करते हैं। स्वामी जो होते हैं वो बुद्ध होते हैं और देवता इनकी इंद्र हैं। इसमें बहुत मतभेद होता है। देवता से, अगर आप देखिए, स्वामी से प्रिडिक्शन करने की जो परंपरा है वो ज्यादा केपी पद्धति के बाद सम्मिलित की गई है धीरे धीरे। इसके पहले ये पद्धति इतनी ज्यादा नहीं थी। पहले हम ज्यादातर नक्षत्रों के उसके देवता से प्रिडिक्शन करते थे, लेकिन केपी साहब ने, जो बहुत बड़े ऋषि थे, उनके आने के बाद इसका एक नया रूप आया कि हम इसके स्वामी के आधार पर इस पर इसका प्रिडिक्शन करते हैं। वास्तव में कहना भी ठीक है, क्योंकि स्वामी से महादशाएं बनती हैं। महादशा आपके जीवन पर जब बड़ा असर डाल रही है तो आपके व्यक्तित्व पे भी असर डालेगी। लेकिन देवता जो होते हैं वो भी अपना पूरा असर डालते हैं। अब यहां हम बात करेंगे इंद्र की। इंद्र का मतलब एक ऐसे माँ बाप के पुत्र थे जिनके यहाँ ताकत, त्याग, कला, युद्ध, बड़े बड़े संबंध, विवाद, सब कुछ था। आपको भी पता है इंद्र के जो पिता थे राक्षसों के भी पिता थे। उनकी माता जो थी, उनकी बहनें जो थी, उनके बीच में बहुत कुछ तनाव की स्थिति बनी रहती थी। ज्यादातर मैंने देखा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का अपना एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, एक इतिहास होता है। और उसमें जानते हैं दो तरह की बातें आती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आती हैं। वो निगेटिव पॉजिटिव कहां से आती है? निगेटिव राक्षसों वाली, पॉजिटिव देवताओं वाली। उनके घर में कोई एक ऐसा भी जातक पैदा होगा जिसको उनके क्षेत्र का समाज जानेगा, 100% जानेगा। क्यों? क्योंकि इंद्र का भाई कौन था? इंद्र के घर में सूर्य भी तो पैदा हुआ था, सारी देवी देवता पैदा हुए थे। और उनकी माता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब इंद्र की जो माता थी, क्योंकि इंद्र की माता अच्छी थी, तो मैंने ज्यादातर देखा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुई और जो जातक होते उनकी माता को संघर्ष भी करना पड़ता है। और वो योग्य थी, योग्य इस नाते थी कि इंद्र जैसा उनका पुत्र प्राप्त हुआ। इंद्र जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या और योग्यता होनी चाहिए। तो माता ने घोर तपस्या की, लेकिन राक्षसों की माता से वो परेशान,
नागों की माता से वो परेशान, सब मिलके उनके साथ चीट करते थे। तो उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, पति के सुख को भी उतना नहीं प्राप्त किया। क्यों नहीं प्राप्त किया? क्योंकि और पत्नियों ने बांट लिया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको कहा जाए, देखिए ये तो कहानी है, इसको एज इट इज आप लगा नहीं सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर मैंने देखा वृश्चिक राशि में लग्न में जन्म लेने वाले, जो खास तौर से ज्येष्ठा नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं, उनके माँ बाप के बीच में सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रेशर माँ के ऊपर रहता है। पिता फेमफुल भी होता है, नाम वाला होता है, लेकिन उसके पास भी तमाम झंझटें। कौन सी झंझटें? राक्षस से लेकर सारी झंझटें उनके पास विद्यमान रहती है। तो ये रही, क्या कहते हैं, देवता के संबंध में इंद्र के बैकग्राउंड। अब इंद्र पे हम आते हैं। अब इंद्र पे हम आते हैं। इंद्र का मतलब हम क्या मानते हैं? इंद्र का मतलब हम क्या सोचते हैं? भाई इंद्र का मतलब हम सोचते हैं एक ऐसा आदमी जो स्वर्ग का राजा है। कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग में बैठे आनंद ले रहे हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वो स्वर्ग की जो कुर्सी उनको मिली है इंद्र की, वो सामान्य कुर्सी नहीं है। आए दिन लोग उस पर निगाह गड़ाए रहते हैं। इनकी सवारी कौन सी है? ऐरावत फांसी खाती है। अब ये जो 3-4 बातें आपके सामने आई है, इसको हम ज्योतिष से जोड़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए, पहली बात, ये जहां पे रहेंगे वहां पे इनको अच्छा पद मिलेगा और ये विकास करेंगे। लेकिन जो पद प्राप्त करेंगे उसमें आए दिन कला, विवाद और षड्यंत्र की स्थिति बनी रहेगी। इनको अपने पद पे बना रहने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। पद बड़ा रहेगा ये भी जान लीजिए, छोटा पद नहीं रहेगा। इनको सब सुविधाएं मिलने वाली। और सुनिए, ये कभी भी अकेले पुरुष होकर काम नहीं कर सकते। इनके 1-2 स्टाफ महिलाएं रहेंगी। और यहां तक मैं आपको प्रिडिक्शन बोल दूं कि उन महिलाओं का भी विवादित जीवन होगा। आप सराहे थी ना इंद्र के आसपास, इनके पास देवता टाइप के लोग भी आएंगे। मतलब इनका जो एक जीवन रहेगा, आप इंद्र के जीवन को जाके टटोलेंगे तो बहुत कुछ हिस्से में पाएंगे। हाँ, एक चीज इनके जीवन में था, इंद्र की पत्नी राक्षस कन्या होने के बाद भी श्रेष्ठ पत्नी थी इनकी। इंद्र कई बार जीवन में फंसे, जिसको इनकी पत्नी ने बचाया। रक्षा सूत्र, आपने रक्षाबंधन में सुना होगा ना एक स्टोरी, उसमें रक्षा सूत्र बना बांध के जीव जान बच। तो इसका कहने का मतलब इनकी पत्नी में वो ओज और तेज रहेगा कि जो इनको बचाएगी। ये उतने डिजर्व नहीं करते हैं, ये भी जान लीजिएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्मा आदमी इतनी अच्छी पत्नी डिजर्व नहीं करता अपने आप से। पूर्व जन्म का पुण्य है, लेकिन इस जन्म में क्योंकि इंद्र का जो करेक्टर था वो ज्येष्ठा नक्षत्र की पत्नी से, इंद्र की पत्नी से नहीं मिलता था, क्योंकि इंद्र के जीवन में भोग विलास बहुत कुछ ऐसा था, उनका बैकग्राउंड सारी चीजें थी, लेकिन पत्नी अच्छी पाए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को ज्यादातर हमने देखा है कि वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहता है। जीवन में इनके ऊपर उठा पटक की स्थिति भी बनी रहती है। कारण क्या है? इंद्र को 2-3 बार श्राप मिला है, 2-3 बार ये पीड़ित हुए हैं, 2-3 बार ऐसे समस्याओं में ये जाके फंसे हैं जिनके इनको बड़ी वेदना हुई। तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र देखने के बाद ये प्रिडिक्शन तो 100% कर ही सकते हैं कि भैया तुम्हें जीवन में 1-2 बार बड़ी समस्या या षड्यंत्र से होकर गुजरना ही पड़ेगा। 100% कह सकते हैं। ऐरावत हाथी से क्या मतलब है? इनके हाथों में हथियार से क्या मतलब है? ऐरावत का मतलब है कि जीवन में इनको बड़े वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। और ये जो तमाम प्रिडिक्शन हम आपको बता रहे हैं, इनमें थोड़ी सी कमी और ज्यादा होने की स्थिति तब आएगी जब इस नक्षत्र का स्वामी अर्थात बुध अगर शुभ होगा, अच्छी स्थिति में होगा, तो इनके फल में वृद्धि होगी। अगर बुध कमजोर होगा तो इनके फल में थोड़ी कमी पाइए। देखिए, ज्योतिष में नियम और शर्तें लागू रहती है। किसी भी विज्ञान में, भाई आप मेडिकल में जाइए, कहीं जाइए, नियम और शर्तें हर जगह लागू रहती है।
तो इंद्र का हाथी कौन था? ऐरावत हाथी। और वो भी ऐरावत हाथी कहाँ से मिला? समुद्र मंथन से मिला था। इसका मतलब ये पहली बार जो हाँ सवारी पाएंगे वो कैसे पाएंगे? पूरी मेहनत करने के बाद पाएंगे या किसी की मेहनत से पाएंगे? ज्यादातर तो अपनी ही मेहनत से पाते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तब उनको क्या प्राप्त हुई? हाथी प्राप्त हुई थी। इंद्र को ऐरावत हाथी जो प्राप्त हुई थी वो समुद्र मंथन से। और समुद्र मंथन के लिए कितनी मेहनत की गई, तब जाके समुद्र मंथन हुआ, तब हाथी आई। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि ये जो बड़े वाहन वगैरह खरीदते हैं जीवन में, वो अपने बल पे खरीदते हैं, क्योंकि इंद्र ने मेहनत किया। अब इनके हथियार की बात करते हैं। इनके पास हथियार कौन सा? वज्र। आपने अक्सर सुना होगा कि भैया हमारे जीवन में जैसे कोई वज्र गिर पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा दुख है। वज्र को हथियारों में श्रेष्ठतम हथियार माना जाता है। और प्राप्त किससे किया गया? दधीचि ऋषि से। ध्यान दीजिएगा। तो वृश्चिक मैंने देखा है जो ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक होते हैं, जब ये किसी के खिलाफ होते हैं तो इनकी जो आइडियाज होते हैं, जो इनका विरोध आएगा, वो सिंपल नहीं होता है। वो किसकी तरह काम करेगा? वज्र की तरह काम करेगा। अब वो वज्र कहां से आया है? दधीची से। दधीची का मतलब क्या है? इनके जो गुरु होंगे, जो इनको पीछे से सपोर्ट किया, जिन्होंने जिससे इन्होंने सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया, वो कोई सिंपल आदमी नहीं है। मतलब इनको अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य भी प्राप्त होगा। ध्यान देने वाली बात है। वज्र को अब आज के टाइम में तो कोई वज्र यूज नहीं करेगा। वज्र का मतलब क्या हुआ? स्किल पावर। तो ज्यादातर आप लोगों को देखेंगे कि ये जो स्किल सीखते हैं, उसको सीखने में लोगों को दसियों साल हड्डी गलानी पड़ती है। हड्डी गलाने का क्या मतलब भैया? हड्डी गलाने का मतलब है कड़ी मेहनत। ये बहुत सी चीजों को प्राप्त करते हैं मेहनत करके, और इनका जो हुनर होता है वो हड्डी गलाने वाला होता है, मतलब उसमें बड़ी मेहनत लगी है, तब जाके इनको इस हुनर की जानकारी हुई। इंद्र के सभा में सब तो बैठते नहीं थे, देवता ही बैठते थे। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि ये लोग जहां पर रहते हैं, ये गरीब भी होते हैं या अमीर अगर होते हैं, इनकी सभा समृद्ध होती है। एक या दो दोस्त, तीन दोस्त या इनके गुरु जो होते हैं वो श्रेष्ठतम होते हैं। इंद्र के जो देव गुरु थे वो सब श्रेष्ठतम होते हैं। ये रही इंद्र के संबंध में बात। आपको यहां तक अगर कोई तकलीफ हो तो हमसे पूछिए। नहीं कोई अंशु जी, बिल्कुल तकलीफ कोई नहीं। बाकी मैंने आपने देखा होगा तो मैंने बीच में चार्ट लगा दिया था कि आपने जो जो चीजें बोली वही इस चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से लग रही थी। अच्छा अच्छा। तो अदरवाइज आपने जो बोला वो बिल्कुल समझ में आया और काफी सहजता से आपने बताया। ठीक। हमने सबसे पहले नाम पे बात की, फिर हमने इनके स्वरूप पे बात की, फिर इनके देवता पे बात की। अब हम बात किस पे करेंगे? इसके स्वामी पे बात करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध। आपको बता दें, आप जानते होंगे हो सकता है कि केतु और बुध के नक्षत्र में जो बालक जन्म लेते हैं वो मूल नक्षत्र में माने जाते हैं। मूल नक्षत्र का क्या तात्पर्य है? भारतीय संस्कृति में या ज्योतिष में मूल में जो बालक पैदा होता है उसके लिए कहा जाता है कि वो बहुत सारी एनर्जी लिए है। एनर्जी प्लस और माइनस है, वो बात की बात, इसीलिए मूल की पूजा कराई जाती है। लेकिन एनर्जी है कि 100% तय हो गया, इसीलिए मूल नक्षत्र को कहीं न कहीं कहा जाता है कि बालक जब मूल नक्षत्र में हो तो उसकी पूजा होनी चाहिए। ये एक बात हुई। अब एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन मैं आपको बताता हूं कि जब ज्येष्ठा नक्षत्र में बालक जन्म लेगा तो जीवन में एक बार उसको चिकन पॉक्स या स्किन संबंधी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। किसी भी फेज में होगी, एक बार होने के चांसेस रहते हैं। चिकन पॉक्स ज्यादातर होता है, मतलब उसको सही अर्थों में कहिए माता जी का दर्शन आता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध को आप जब ज्योतिष में पढ़ने जाएंगे तो चमड़ी के कारक पाएंगे। चमड़ी के साथ साथ
वाचन का भी कारक माना जाता है, वाक कला। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाला आदमी मॉडर्न बातचीत करता है, बृहस्पति भी बातचीत करते हैं, सब शनि भी बातचीत करते हैं, सबकी बातचीत, लेकिन बुद्ध की जो बातचीत है वो मॉडर्न बातचीत। और यही नहीं, बुद्ध में एक खासियत और है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। बुद्ध जो है राजनीति पे भी बात कर सकता है, बुद्ध फिल्म पे भी बात कर सकता है, ज्योतिष पे भी बात कर सकता है, मतलब हर क्षेत्रों में वो कुछ न कुछ बात कर सकता है। बुद्ध जब जन्म लिए तो चंद्रदेव ने उनको गोद में लेकर कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, मैंने देखा है कि भाई देखिए, अभी हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, अगर ये नक्षत्र दूषित होगी तो फल में थोड़ी कमी आएगी, इसमें ग्रह बैठना तमाम चीजें हैं, ज्योतिष के नियम लगते हैं। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक देखने में सुंदर भी होते हैं, क्योंकि इंद्र भी सुंदर, बुध भी सुंदर। सुंदर का मतलब क्या है? स्मार्ट होंगे, हर चीजें उनकी एक व्यवस्थित है, एक चीज हो गई। और बुद्ध जो है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो बुद्ध जो है वो क्या है भैया? वो टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर तो मान लीजिए शनि और राहु से जोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे जो लिखने वाला काम है, कंप्यूटर को जो मैथमेटिकल ढंग से मैनेज किया जाता है वो बुद्ध है। कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो बुद्ध है। पब्लिक कन्वर्सेशन जो है वो बुद्ध है। शरीर में जो नसें होती है वो बुद्ध है। हमने बहुत बार देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र का जातक गर्दन झुका के काम करता है, बाद में उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या यहाँ की नसें प्रभावित होती है। अक्सर जो बुद्ध प्रभावित लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भैया ज्यादा सर झुका के मत काम करिए, नहीं तो आपको ये दिक्कत होगी। नस से संबंधित प्रॉब्लम चाहे कमर में आए, चाहे जहां आए, चाहे गर्दन में आए, आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बीमारी में स्किन मिली और नसें मिली, ठीक। लेकिन युवा है बुद्ध, ये भी जान लीजिएगा। अब थोड़ी दो बातें हो गई। युवा का मतलब वो आदमी जो कम बीमार पड़े, लेकिन बुद्ध इन्फेक्शन और एलर्जी को भी बढ़ाता है, ये भी ध्यान से जानिएगा। इसीलिए मूल में पैदा हुए बच्चों के साथ समस्या, तो जीवन में इनको एक बार भयानक इन्फेक्शन और एलर्जी से गुजरना ही पड़ेगा। इन्फेक्शन कैसे? आज से 50 साल पहले इन्फेक्शन के लिए केवल 2-3 बीमारियां मशहूर थी, चिकन पॉक्स था और टीबी थी, ये थी। लेकिन मॉडर्न में आप डेंगू भी रख लीजिए, मॉडर्न में आप कोरोना भी रख लीजिए, ज्योतिष को अपडेट करना पड़ेगा। वो तमाम जो मॉडर्नाइज बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से फैल सकती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, ये भी जान लीजिए। तो हमने यहाँ तक बात की, अब हम लोग बात करेंगे इनके चारों चरणों, ठीक। यहाँ तक तो इनके नाम की बात हुई, इनके स्वरूप की बात हुई, इनके देवता की बात हुई, इनके स्वामी की बात हुई, इनके राशि की बात अब शुरू होगी और नवमांस की। ज्येष्ठा नक्षत्र आता किसमें है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि काल पुरुष की 8वीं राशि है। 8वीं राशि होने के नाते बहुत सारी ऐसी चीजें वृश्चिक राशि में शामिल होती हैं जो कही जा सकती हैं और नहीं भी कही जा सकती हैं। कुल मिला जुला के वृश्चिक राशि को गूढ़ ज्ञान की राशि कही जाती है। वृश्चिक राशि को एक्सीडेंटल शुभ और अशुभ दोनों कहा जाता है। मतलब वृश्चिक राशि से आपको वो धन प्राप्त होता है जो किसी के न रहने पे प्राप्त होता है, या कोई धन कोई छोड़ के जाए, कोई ज्ञान कोई छोड़ के जाए, वो धन इनको प्राप्त होता है। अरे वृश्चिक राशि आपके कर्म की एक 11th राशि है, मतलब 10th की 11th राशि है भैया। इसका मतलब आपके काम का जो गहरा लेखा जोखा है वो वृश्चिक राशि के पास होता है, और वही आपकी इच्छा पूर्ति करती है। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि में, मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जातक जन्म लिया है वो अपने किए हुए कर्मों के फल को अवश्य पाएगा।
लेट और चपेट दोनों हो सकता, अलग बात है। और उस ग्रहों के बलाबल को भी देखना पड़ेगा, बुध कैसे हैं या नवमांस के किस हिस्से में गए हैं, क्योंकि विषय है थोड़ा सा जटिल। इन हिस्सों को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो फल कैसे देगा। अब यहाँ पर हम वृश्चिक राशि के बारे में जो थोड़ी बात किए, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज्येष्ठा का स्वामी बुध है, उसको हमने आपको बताया। लेकिन अगर नक्षत्र लेवल की बात की जाए तो आपको ज्यादा बात बुध की ही करनी पड़ेगी, इंद्र की ही करनी पड़ेगी, कुंडल की ही करनी पड़ेगी, ज्येष्ठा की करनी पड़ेगी। अब नक्षत्र को हम और अंदर से देखते हैं। और अंदर से क्या मतलब, एक नक्षत्र के 4 नवमांश में परिवर्तित होता है। वृश्चिक का जो पहला नवमांश आता है वो धनु में आता है। धनु का स्वामी कौन है? गुरु महाराज। बृहस्पति। अब जो जातक इंद्र है, जो जातक ऐरावत वाला है, उसकी बृहस्पति से अगर रिलेशनशिप बन गई तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपके जीवन में बड़ों का सानिध्य, आपका एजुकेशन, ध्यान दीजिए, आसानी से शरीर पे फैट बढ़ना, बृहस्पति फैट भी है, लीवर में भविष्य में प्रॉब्लम आना। एक बड़ी क्लासिकल बात आपको मैं बता, बृहस्पति जब फैट बढ़ने की बात की जाती है तो इसको तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं, लेकिन भैया फैट जो बढ़ता है ना, वो अक्सर लीवर का फैट बढ़ना नुकसान देता है। लीवर का फैट बढ़ता कब है? 9th के बाद दूसरे नंबर की राशि शनि की आती है। शनि स्वयं सन्यासी है, लेकिन उनके संरक्षण में सारी कौन सी चीजें आती है? निगेटिव चीजें। नंबर 2 का सारा। तो ज्यादातर ध्यान से सुनिएगा, धनु लग्न को मैंने लग्न बना के सेकंड हाउस में मकर को रखा है। मकर मतलब शनि, मतलब आपका मुख, जो आप खाते हैं। तो आप जब शनि प्रभावित चीजें खाएंगे पिएंगे, तब आपका क्या बढ़ेगा? फैट बढ़ेगा। और फैट कहाँ का बढ़ेगा? लीवर का सीधे फैट बढ़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सीधे लीवर का फैट बढ़ेगा। और शनि प्रभावित चीजें जितने भी खराब ड्रिंक है, आपने देखा होगा ज्यादातर ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छे से बिकते हैं, इतने रंगीन पानी है। शनि क्या है? शुद्ध तो है नहीं, पानी को कलर बदल देगा। तो जितने भी उटपटांग ड्रिंक है, इनसे इनको जरूर बचना चाहिए, 110% बचना चाहिए। हाँ 110% बचना चाहिए। एक तो वृश्चिक गंदा पानी है भी, कर्क साफ पानी, वृश्चिक गंदा पानी, मीन समुद्र का पानी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो कहीं न कहीं से नवमांस के जो पहले चरण में आएंगे, धनु के लग्न में, धनु के नवमांस में, इनमें ये बातें आएंगी। दूसरा नवमांस कौन सा है? मकर का। ज्येष्ठा नक्षत्र जब शनि के नवमांस में जाएगा तो आदमी को हार्ड वर्क को 100% करना भैया। इसको तो लिख के दीजिए कि आपको जीवन में जो भी चीजें मिलेंगी बिना मेहनत के नहीं मिलेंगी, और बिना मेहनत के भी नहीं मिलेंगे, साथ में आपको तमाम स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। शनि मतलब क्या है? दुख, पीड़ा और बाधा। हाँ, शनि आपके अच्छे होंगे तो दुखों में दुख कम होगा, संघर्ष में संघर्ष कम होगा, पीड़ा में पीड़ा कम होगी, लेकिन होगी, ये भी तय है। क्योंकि अपने कारकत्व को कोई प्लानिट कभी छोड़ नहीं सकता है। तो जब कोई भी जातक ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और वो मकर के नवमांश में जाए, तो आप बोलिए भैया मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। और शनि के जीवन में एक बात और घटी, उनके पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे। एक बार पिता के ही नाते उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। ये आप कहानी जानते होंगे, किसी क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वो सारी चीजें हमने ज्यादातर देखा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। हाँ, एक चीज इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है, टेक्नोलॉजी
और बाह्य जगत के बारे में इनका ज्ञान अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? शनि भी टेक्नोलॉजी जानते हैं, बुध भी टेक्नोलॉजी जानते हैं। इनको टेक्निकल काम में अच्छी रुचि होती है, करते भी अच्छा है। अक्सर बीटेक, एमटेक कुछ नहीं करेंगे तो पॉलिटेक्निक ही कर डालेंगे, कंप्यूटर चलाना ही आता रहेगा, लेकिन ये नॉलेज इनकी अच्छी रहती है। अब हम चलते हैं कुंभ की। अगला नौमांस कुंभ का है। कुंभ क्या है तो शनि की राशि, मूल त्रिकोण की, लेकिन इच्छा पूर्ति की राशि। ध्यान दीजिएगा, मकर कर्म की थी, 11th नंबर की राशि इच्छा पूर्ति की राशि है। इनके जीवन में क्या है, जीवन की लगभग इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक चीज हमेशा नोट करिएगा, शनि किसी भी चीज की इच्छा तेजी से तो नहीं पूरी होने देती, और साथ में उस मन को तो और नहीं पूरा होने देगा जिसके प्रति आप क्रेजी होंगे। कारण मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। 12वें का 12वां कौन है काल पुरुष में? कुंभ राशि है 12वें के 12वां। तो 12वां हम देखते हैं मोक्ष के लिए। तो भैया मोक्ष का मोक्ष कौन है? कुंभ राशि। कुंभ इसको राशि। हम इच्छा पूर्ति की भी राशि कहते हैं। तो आपकी जो नेचुरल इच्छा पूर्ति होगी वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने भौतिक जगत की पूर्ति मांगी, उसको पूरा होने में दिक्कत आएगी, व्यय होगी। ये आपको मैं 100% बता दूं। तो ज्यादातर मैंने कुंभ राशि में जिनका नवमान जाता है, मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया आप मेहनत करिए और अपनी इच्छाओं को एकदम न्यूनतम छोड़ दीजिए। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, 110% पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा इच्छाओं के प्रति मारा मारी की, क्रेजीनेस बढ़ाया, तो उसमें समस्या आनी है। कमर के नीचे घुटने आदि में भी समस्याएं देखी जाती है, क्योंकि शनि क्या है, पैर है। और ज्यादातर मैंने देखा पैर में दर्द और ये चीजें, पैर की जो पतली पतली नसें होती है, घुटने जो है, इन्हीं में प्रॉब्लम आती है, और वेट बढ़ने के कारण आती है, क्योंकि शुरुआत तो धनु लग्न से हुई। अब हम बात करते हैं आखिरी चरण, अर्थात मीन। ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जब जातक रहता है और मीन में जाता है, तो मीन जो है वो मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, एक अर्थ समुद्र की राशि। तो पहला प्रिडिक्शन आप बोल सकते हैं भैया आपको यात्रा मिलने वाली। इंद्र को यात्रा भी मिली, और समुद्र पार यात्रा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि है, ऐरावत हाथी वाला जातक है, इसके 4 पैर है, तो 4 व्हीलर आया वृश्चिक से विदेश यात्रा। तो पक्का चांसेस है वो जीवन में बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा उसको खूब मिलने वाली है। विदेश में भी थोड़ी सी एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आज तो विदेश मतलब अमेरिका हुआ, सऊदी अरब हुआ, तमाम देश में। लेकिन जब ज्योतिष ने जन्म लिया था तो विदेश का मतलब होता था दिल्ली से आप मुंबई गए थे, एक अर्थों में आपने विदेश की यात्रा कर ली। कई बार आपको ज्योतिष को देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रिडिक्शन देना पड़ेगा। मैंने ज्यादातर देखा कि जो मुंबई दिल्ली के लोग हैं, उनको जब कहा जाता है कि आपने विदेश यात्रा, वो कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल किया यात्रा। और जब एक रूरल एरिया के लोगों की आप कुंडली देखकर कहते हैं कि आपकी कुंडली में यात्रा है, तो वो कहते हैं हाँ मैं मुंबई गया, दिल्ली गया। तो इस बात पे ज्योतिषियों को थोड़ा सा ध्यान ही रखना चाहिए कि भैया जो ज्योतिष में विदेश शब्द लिखा है, वो विदेश का मतलब अमेरिका जाना नहीं था। छोटे छोटे या बड़े राज्यों में बंटे थे, दूसरे देश से दूसरे, जैसे भगवान राम अयोध्या से लंका गए, जनकपुर गए, तमाम देश गए, तो वो एक अर्थों में विदेश था। तो इसको भी थोड़ा सा, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा हुए जातक विदेश यात्रा जरूर करते हैं। पैरों में उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है, यहाँ देखिए पैर ज्यादा फंस रहा है। हाँ, धर्म कर्म करने में भी इनकी रुचि होती है, धर्म कर्म भी खूब करते हैं, खूब अच्छे से विकास करते हैं इन क्षेत्रों में। इनकी बातें जो होती हैं गहरी और फिलॉसफी युक्त। गहरा कहाँ से आया? वृश्चिक से आया। फिलॉसफी कहाँ आई? 12 हाउस से आई। मोक्ष की लालसा भी इनके अंदर पाई जाती।
तो आप कोई कुंडली शेयर करना चाहेंगे जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं? आपके पास होगी कोई वृश्चिक के ज्येष्ठा नक्षत्र? हाँ हाँ, सो बीच में मैंने लगाई भी थी, अच्छा क्योंकि अच्छा। जिस तरह से आप सहजता से बात कर रहे थे तो तुरंत मैं लिंक कर पा रहा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने लगाई थी, वही कुंडली में शेयर करता हूँ। हाँ करिए। और जो चीजें ये आपसे परिचित है जिनकी कुंडली? ये मेरी ही कुंडली है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं खुद ज्येष्ठा नक्षत्र का हूँ अच्छा लग्न अच्छा। में। और दूसरा पद है अच्छा स्कॉर्पियो, मतलब वृश्चिक राशि में 21 अच्छा पॉइंट अच्छा, बारह आप डिग्री मकर वाले हैं, मकर वाले। हाँ, मतलब मेहनत करिए मेहनत। नवांश मकर है। हाँ मेहनत करिए, मेहनत ही आपका वो है। हाँ, काफी चीजें जो आपने बोली, जैसा इंद्र भगवान के बारे में बोला कि उनका इर्द गिर्द क्या रहता है, और किस तरह से उनको चीजें मिलती है, कितना मतलब कष्ट से ही करना करके ही, या फिर समुद्र मंथन करके ही जो उनको चीजें मिली, वो सब चीजें जो है वो बात सही है। अच्छा, आपने फोर व्हीलर लिया पीछे? हाँ, तो ठीक। बहुत मेहनत के बाद लिया है फोर व्हीलर लेते वक्त। चलिए, तो इससे संबंधित मन में आपके कोई प्रश्न हो? नहीं, जो बताया वो बहुत सहज था, इसलिए समझ में आ गया है। कोई ऐसा सवाल, ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं है। चलिए, अगले क्लास में हम लोग मूल नक्षत्र पे बात करेंगे। अच्छा, ठीक। आपने जिस तरह से बताया तो हाँ मतलब नक्षत्र के स्वामी हो गए, देवता हो गए इंद्र, स्वामी हो गए बुध। उसके बाद में आपने मतलब पद का स्वामी भी देखा। पद के स्वामी के हिसाब से आपने उस राशि को काल पुरुष से लिंक करके बताया। तो अगर मैं ये कहूँ तो सही रहेगा क्या, कि जो भी नक्षत्र हम आगे चल के बात करेंगे, तो उसका देवता, उस देवता के गुणधर्म, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो, और फिर उसका स्वामी और उसके पद के स्वामी, इसको हम एक दूसरे से लिंक करके उस नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। नीलय जी, आपको एक चीज बहुत अच्छी लगेगी सुन के। जो हमारी वेदों की स्टोरियां हैं, जब एक ज्योतिषी की तरह आप उसको टटोलेंगे तो आपको ज्योतिष मिलेगा। एक वैद्य की तरह आप उसको टटोलेंगे तो आपको आयुर्वेद मिलेगा। एक वैज्ञानिक की तरह आप उसको टटोलेंगे तो आपको विज्ञान मिलेगा। बहुत एक बड़ी बात। दर्शन और फिलॉसफी की तरह आप उसको टटोलेंगे तो उसमें आपको दर्शन और फिलॉसफी मिलेगी। तो बिल्कुल। जो हमारी पौराणिक स्टोरियां हैं, उनकी जो गुणवत्ता है ना, वो एक अर्थों में मतलब जैसे आप उसमें जाइए, भगवान की मूर्त को आप जैसे देखेंगे उसी रूप में दिखेंगे। कंस को भगवान श्री कृष्ण क्या दिखते थे? महाकाल, मतलब कालों में काल, महाकाल के देवता दिखते थे। और वहीं पर गोपियों को क्या दिखते थे? सबसे श्रेष्ठ पुरुष, सुंदरतम पुरुष। वही माता यशोदा को सबसे नटखट संतान। और बलराम को क्या दिखते थे? सबसे टफ भाई, मतलब एक ऐसा छोटा भाई जिसको मुझे हरदम केयर करना पड़ता। और बिल्कुल। वहीं लक्ष्मण को एक ऐसा भाई जो मेरे सबसे श्रेष्ठतम भाई है, त्याग तपस्या। तो ये जो बात कही गई है, वास्तव में जब हम जाते हैं ज्योतिष में या धर्म में जाते हैं, तो धर्म हमको डीप ले जाता है और आपको केवल एक चीज की नहीं, सारी चीजों की जानकारी देता है। उसके एक एक शब्द में विज्ञान छिपा है, जो जिसका मन करे वो ले जाए। वैद्य आए, आप वैद्य को मतलब डॉक्टर को वेद पढ़ाइए, वो मेडिकल ले जाएगा। फिलासफर को, आचार्य रजनीश की मैं बात करता हूँ, या जितने संत महात्मा फिलासफी पे बोलते हैं, सारे लोग आधार किसको बनाते हैं? अवलंबन किसको बनाते हैं? यहाँ तक मैं आपको बता दूं, जिनको विरोध करना पड़ता वो भी वेद का सहारा लेता है, वेद का ही विरोध करेगा। मैटर उसी में लेकर उसी का विरोध करने के लिए उसी के मैटर पे बोलता है। अब जिसको समर्थन करना होता है, उसी का मैटर लेकर उसका समर्थन भी करता है। दोनों को आधार वेद दे देता है। भैया तुम हमारे को बोल सकते हो, हमको गाली देनी है तो भी बोल लो, और हमारा सपोर्ट करना है तो भी बोल लो। और एक बात पूछनी थी, हाँ ज्येष्ठा की और एक कहानी है ना, जहाँ पे वो कंप्लेन करती है चंद्र भगवान के बारे में कि
ये सिर्फ रोहिणी को चाहते हैं, मुझे चाहते नहीं है। ये जो सारे नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्र आपको पता है दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं और सब बेटियां है वाइफ है चंद्रमा की। लेकिन चंद्रमा। एक चीज और मैं कहूंगा कि ये जो स्टोरी है ना, ये मिली हुई स्टोरियां हैं, अच्छा, इनमें से आपको निकालना है। जैसे आपने कहा कि ज्येष्ठा एक बार कंप्लेन की अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। अब यहाँ पे लाइफ पार्टनर ही नहीं देखना है, क्योंकि इंद्र की पत्नी बहुत अच्छी थी, तो ज्यादातर इनका जो पार्टनर होगा वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, व्यवसायिक भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जहां पे 27 वाइफ का मतलब 27 स्टाफ भी ले सकते हैं। 27 भाई, 27 वाइफ की जो परिकल्पना है वो एज इट इज आप नहीं ले सकते, ये एक टीम वर्क करते हैं। तो हो सकता है इनके साथ ये घटना घटे। ये काम खुद करते हैं, ज्येष्ठ है, बड़े हैं, लेकिन रोहिणी जो छोटी है या कमजोर है या जो पीछे की है, वो ज्यादा पार्टी से मतलब वो ले जाए क्रेडिट और ये कम पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल स्टोरी को आपको निकालना है, बिल्कुल। स्टोरी को आपको लेना है। आप मतलब इसी चीज को मैंने कहा ना कि जब कोई भी आदमी विरोध करना होता है, किसी का मजाक बना लेता है और किसी को इसी में दर्शन और फिलॉसफी निकालनी होती है, एक बढ़िया लॉजिक दे देता है। आपका प्रश्न एकदम सही है। तो ठीक है, चलिए, अगले बहुत नक्षत्र बढ़िया पे रहा। बात करेंगे, मूल पे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। इसी तरह से और 26 नक्षत्र देखेंगे हाँ, हम जरूर। 27 पे पूरी बात करेंगे। और अच्छा लगा आपके साथ। ठीक, ठीक। राधे धन्यवाद, राधे। श्री राधे। राधे राधे।